अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं एनटीएस 2019 के पेपर को। जैसा कि हम अक्सर लोगों से सुनते हैं या अक्सर स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर पेपर एनटीएस में एमसीक्यू किस तरह से आते हैं, फलां टीचर ने कहा कि एनटीएस में पेपर इस टाइप का आता है, इस लेवल के सवालात होते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं कि बेटा एनटीएस के लेवल तो ये है, कोई ए लेवल के सवाल सामने रख रहा है, कोई ओ लेवल के सामने रख रहा है और अलग अलग तरह से जो है वो बच्चों को डराने का काम किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एनटीएस 2019 का जो पेपर है, जो सबसे रिसेंट पेपर है, उसका एनालिसिस जो है वो बच्चों को हम करके बताएं। तो इसमें आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं फिजिक्स के पेपर को कि एनटीएस 2019 में फिजिक्स का पेपर किस तरीके से आया था, यानी हमें आइडिया हो जाए कि 2020 में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर का आपको ये फायदा होगा। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस फिजिक्स के पेपर के एनालिसिस, जो कि लास्ट टाइम सिंध भर के बच्चों को ये पेपर आया था। तो आइए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फिजिक्स का सवाल था, इन कॉम्पटन्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द एक्सरे वेवलेंथ चेंज डेल्टा लैम्डा, हियर h प्लैंक्स कांस्टेंट, m नॉट इज रेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थीटा इज एंगल आफ्टर स्कैटरिंग। यहां कॉम्पटन्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। हमें 4 फॉर्मूले दिए गए और हमें सिर्फ सही फॉर्मूला क्या करना है, तलाश करना है। तो जिन्होंने कॉम्पटन्स इफेक्ट का हमारा लेक्चर देखा हुआ होगा वो बासानी पहचान रहे होंगे कि सी इज द राइट आंसर। डेल्टा लैम्डा बराबर है एच एम नॉट सी बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था ये। इसी तरीके से अगला सवाल हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बी इन मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू हमें दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट को हमने फ्री फॉल किया हुआ है और कहा जा रहा है वो फ्री फॉल हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। पूछा जा रहा है कि 3 सेकेंड के बाद उसकी रफ्तार क्या होगी। जी की वैल्यू हमें कहा गया है कि आपने क्या रखना है, जी की वैल्यू आपने रखना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो भाई, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इसका मतलब हर सेकंड में 10-10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा। पहली सेकंड जब हो जाएगी तो इसकी रफ्तार जो होगी वो 20 से 30 हो जाएगी, दूसरी सेकंड होगी तो 30 से 40 हो जाएगी और तीसरी सेकंड होगी 3 सेकंड के बाद जो होगी वो 40 से 50, यानी 50 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार होगी। बिल्कुल ना पेपर की इस्तेमाल करने की हमें जरूरत पड़ी ना पेंसिल की, सीधा हमें मालूम है 3 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार जो होगी वो 50 मीटर पर सेकंड होगी। तो 162 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 50 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। देखो सिर्फ डराया जा रहा है आपको, तो मैं आपको सिर्फ आपका मोरल बढ़ाने के लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूं आज का। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिन्होंने पढ़ा होगा, इफ डी इज सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट, लैम्डा is wavelength of light and theta is the angle of line from center of slit to the point of observation on the screen, then for maxima bright fringe the formula is। अब वहां जो वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उसमें ब्राइट फ्रिंज आती है और डार्क फ्रिंज आती है। ब्राइट फ्रिंज की जो कंडीशन होती है उसे हम मैक्सिमा कहते हैं और जो डार्क जो होती है उसके लिए मिनिमा। तो मैक्सिमा का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो डी साइन थीटा बराबर होता है एम लैम्डा का, ये बुक में है, जबकि एम बराबर होता है 0 1 2 डॉट करके यहाँ इसकी कुछ भी वैल्यू होती है। तो जिन्होंने इस टॉपिक को अगर सुपरफिशियली भी पढ़ा हुआ है तो वो इसको आराम से पहचान जाएंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है। तो मैं आपको ये मोरल बढ़ा रहा हूं कि जितने जो अलग अलग तरह के टीचर जो हैं वो आजकल सिर्फ बच्चों को मिसगाइड करने में लगे हुए हैं, वो भी रमजान के महीने में। तो ये आपको एनालिसिस करवाना जरूरी था कि सर एनटीएस में इस तरह के सवाल तो नहीं आते हैं एनटीएस में। तो ये आपके सामने रीसेंट पेपर आपके सामने में रख रहा हूं और आप देखें कि आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट by tourmaline crystal is due to dash effect। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, अब पोलराइजेशन का जिसने टॉपिक पढ़ा होगा ना, इसकी स्टार्टिंग लाइन, इसकी सुपरफिशियल लाइन में ही पता होता है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये फर्स्ट ईयर का बच्चा जिसने इस टॉपिक को पढ़ा होगा वो भी इसको आसानी से क्या कर जाता है, मार्क कर जाता है। इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सवाल।
इसी तरीके से हमें कहा जा रहा है 165 क्वेश्चन में, यानी आज का ये 5वां सवाल, अ पैराट्रोपर इज फॉलिंग डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी and also rotating with constant angular velocity of 0.2 रेडियन पर सेकेंड, द बॉडी सेटिस्फाई। हमें कहा जा रहा है एक पैराट्रूपर है जो फॉलिंग डाउन ऊपर से नीचे आ रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आगे कह रहा है ऑल्सो रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी रफ्तार बताई जा रही है 0.2 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब वो सेकेंड कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, द बॉडी सेटिस्फाई। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था ये, 165 का आंसर सी है। इसी तरीके से हमें कहा जा रहा है इफ यूरेनियम डीके बाय इमिटिंग 2 अल्फा एंड 1 बीटा एंड 2 gamma rays the new daughter element y is। हमें कहा जा रहा है यूरेनियम से अगर 2 अल्फा पार्टिकल निकल जाए, 1 बीटा निकल जाए और 2 गेमा रेज निकल रही हैं, तो हमें कहा जा रहा है कि नया डॉटर एलिमेंट क्या होगा। तो यहां इक्वेशन जिसको सॉल्व करना आती होगी वो कर सकेगा। यूरेनियम 235 याद रहे, हम चैप्टर 19 में आपको ये डिटेल में सिखाएंगे। यूरेनियम 235 और 92 ओके, बल्कि हम थ्योरी में भी सिखा चुके हैं इसको। हमें नहीं पता यहाँ कौन सा न्यूक्लियस आएगा, 2 बीटा है ना। अब बीटा का जो सिंबल होता है, बीटा पार्टिकल का सिंबल ये है, सॉरी अल्फा का सिंबल ये हो गया, और फिर बीटा है तो बीटा 1 है, तो बीटा का हमारे पास सिंबल जो होता है वो बीटा का सिंबल ऊपर 0 और नीचे नेगेटिव, और गेमा का तो हमें मालूम है 0 0। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लो, यहाँ 235 है, यहाँ 4 है और 0 0, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ 2 है ना, 4 है 2 है, तो इसमें से मुझे 8 माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस करूंगा 227 हो जाएगा। अब यहाँ 92 है और यहाँ 2 - 1 कितना हो गया 1, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ जो है हमारे पास जो है ऊपर जो था 0 0 था, 8 हमने इसमें से माइनस करके बैलेंस कर दिया। अब इसी तरीके से यहाँ की अगर मैं बात करने जा रहा हूँ कि बीटा पार्टिकल जो है वो 1 ही है, अल्फा जो है वो कितने हैं 2, तो अब जो है वो 2 और 2 4 हो गया, 4 - 1 कितना हो गया हमारे पास 3, तो अब इसमें से मैं 3 माइनस कर दूंगा तो 89। अब जो हमारे पास जो है इसमें देख लो 227 और 89 जो भी है वो हमारा आंसर है, तो 227 और 89, तो 166 का करेक्ट आंसर क्या है बी। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, जिसको इक्वेशन सॉल्व करना आती है उसके लिए एमसीक्यू कोई मसला नहीं था। चैप्टर 19 में हमने ये बाकायदा सिखाई हुई है। 167 में कहा जा रहा है अ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल सेट अप अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट which in turn induce an EMF in it. This effect is known as। हमें कहा जा रहा है कि करंट में जो तब्दीली आ रही है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आ रही है और जिसकी वजह से उसी कॉइल के अंदर जो है वो EMF इंड्यूस होता है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं। तो जिन्होंने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा होगा तो ये सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन है। सेल्फ इंडक्शन क्योंकि एक ही कॉइल है ना, आ कॉइल, अगर 2 कॉइल होती है कहा जाता प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी में तब्दीली आ रही होती, सेकेंडरी में EMF प्रोड्यूस होता तो फिर म्यूचुअल होता। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेल्फ इंडक्शन की सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन पूछ रहा है आपको। तो ये आपको जो मिस गाइड का जो सिलसिला चला हुआ है तो वो बच्चे परेशान ना हो बेटा, आप सेल्फ स्टडी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एन AC जनरेटर इज, AC जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, लेंस लॉ, फैराडेज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, एम्पियर्स लॉ। तो यहां हमारे पास AC जनरेटर का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ। तो जिन्होंने फैराडेज लॉ का हमारे लेक्चर अटेंड किया होगा उनको बिल्कुल आसानी से पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली होगी, EMF प्रोड्यूस होता है और जनरेटर जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। अगला सवाल, अ मटेरियल दैट डज नॉट बिकम रेडियो एक्टिव आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन इज कॉल्ड। वो मटेरियल जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता, उस मटेरियल को क्या कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से इस टॉपिक का ताल्लुक है, चैप्टर 19 सेकेंड ईयर फिजिक्स से। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कंट्रोल मटेरियल। वो मटेरियल जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होता उसे हम कहते हैं कंट्रोल मटेरियल। देख लो, अब तक कोई भी ऐसा सवाल आपके सामने नहीं आया हो जो बहुत ज्यादा कोई खतरनाक किस्म का हो और आपको उलझाया जाए। देखो रिसेंट पेपर आपके सामने, द ब्रेग्स लॉ फॉर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एक्स-रेज यूजिंग क्रिस्टल लैटिस प्लेन हैविंग डिस्टेंस d बिटवीन ईच अदर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा इज। सिंपल ब्रेग्स लॉ कह दिया ना, तो ब्रेग्स लॉ की इक्वेशन आपने पहचाननी है। तो ब्रेग्स लॉ फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है m लैम्डा बराबर है 2d sin थीटा। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी सिर्फ इक्वेशन पूछी गई है, हमारे पास इसका आंसर है सी।
इसी तरीके से अगले में कहा जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, हमें ये दिया गया है द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट सी आर, हमें ये यहाँ जो इक्वेशन दी गई है ना, हमें कहा जा रहा है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी बराबर है ct3 के, हमें कहा जा रहा है सी की आप डायमेंशन मालूम करके बता दें। ओके भाई, तो डायमेंशन वाला टॉपिक जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसके लिए ये बिल्कुल ईजी है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt एक्सपोनेंट -1। अब ये t टाइम है ना, तो इसको मैं c की डायमेंशन चाहिए, t वहाँ चला गया तो t के लिए मैंने t3 लिखा। अब ये ऊपर जब आ जाता है तो ये हो गया lt एक्सपोनेंट -1 और ये हो गया t एक्सपोनेंट -3, तो ये हो गया lt एक्सपोनेंट -4 जो होगा इसका क्या होगा, lt एक्सपोनेंट -4 इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो c है। इसी तरीके से अगला सवाल, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter in order to produce an erect image twice as large as the object। हमें कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट का हमें डिस्टेंस मालूम करना है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, और हमें कहा जा रहा है कि क्या प्रोड्यूस करना है, एन इरेक्ट इमेज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। हमें इमेज प्रोड्यूस करनी है इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल, याद रखिएगा, जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है वो आराम से पिक कर जाएगा। इरेक्ट इमेज, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इरेक्ट इमेज तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट को इसकी फोकल लेंथ के अंदर रखा जाता है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखा जाता है, तभी इमेज जो होती है वो इरेक्ट बनती है, वरना नहीं बनती। तो फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकल लेंथ के अंदर अंदर जो है वो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी ये इमेज जो होगी वो इरेक्ट बनेगी। तो ये 20 है, ये 15 है, ये 5 और ये 10 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोकल लेंथ के अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। तो रे डायग्राम जिन्होंने मैट्रिक्स से ही अगर अच्छी सी पढ़ी हुई है, जबकि आप हमारे रे डायग्राम वाला लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, अगर ये समझ लिया आपने तो आप इसको बोलोगे सर इसको सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है। इरेक्ट इमेज कह रहा है, इरेक्ट इमेज तो एक ही कंडीशन में प्रोड्यूस होती है जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखा जाए। तो हमारे पास क्या होगा इसका आंसर, सीधा सीधा बगैर सॉल्व किए हमें मालूम है डी इज द करेक्ट आंसर, 0.5 सेंटीमीटर। ये सारे आंसर फोकल लेंथ से ज्यादा है। इन तमाम सिचुएशन के अंदर इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्ट इमेज सिर्फ इसी कंडीशन में बनेगी। फिर इसी तरीके से देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था ये मैट्रिक का बच्चा भी सही कर जाता। अगला सवाल, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हमें कहा जा रहा है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, वैल्यू हमें दी गई है वो निकालना है हमें। तो हमें क्या करना है भाई, आई को आई से 3i और ये कितना हो गया, एक मिनट कोशिश करता हूँ सवाल भी आपके सामने हो ना। ओके भाई, अब देखो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ओके, आई को आई से, जे को जे से और के को कैसे करना है, 3i और 2 ये हो गया 6, इसी तरीके से -2j और प्लस ये हो गया -4, और इसी तरीके से 4k और -3k कितना हो गया -12। अब ये i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 के बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया -16 में 6 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा -10। हमारे पास आंसर क्या होगा, -10 जो होगा हमारे 173 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, -10। कितना आसानी से आ रहा है, ये आपको जो डराने वाले है ना उनको ये पास पेपर जरूर दिखाइएगा। फिर इसके बाद जो है द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड डैश मोशन। हमें कहा जा रहा है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है, कौन सी मोशन में। ए में कहा जा रहा है देयर इज ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बी में कहा जा रहा है बॉडी इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सी में कहा जा रहा है देयर इज लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और डी में कहा जा रहा है नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्विंग ड्यूरिंग मोशन। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है बी, बॉडी इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का आप टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो ये सवाल आपको बहुत ही बेसिक लगेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बॉडी इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरीके से इसमें कहा जा रहा है 3 times डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें कहा जा रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ना उसकी तमाम चीजें तो सेम है क्योंकि उसका डिस्कस नहीं हुआ। सिंपल डिस्टेंस को अगर हमने कम किया है तो क्या होगा। अब देखो भाई कैपेसिटेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का हमारे पास फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब ये डिस्टेंस 3 गुना कम होगा तो ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 टाइम्स इंक्रीज, इनवर्स रिलेशन है ना। ओके, तो कह रहा है डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, अगर ये 3 गुना कम होगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो सी इज द आंसर, इंक्रीज द कैपेसिटेंस 3 टाइम्स। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है आपके सामने, इंटर का बच्चा भी कर सकता है। 176 की हम बात करते हैं। अ कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट
has been accelerated to speed of 8 meter per second in 16 meter average acceleration of car is and forces। हमें कहा जा रहा है एक गाड़ी है, उसका मास दिया गया है, रेस्ट से शुरू हो रही है, उसकी एक्सेलरेशन जो हमें बताई जा रही है 8 मीटर पर सेकेंड है, फासला हमें दिया गया है 16 मीटर। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके भाई, अब देखो भाई, रेस्ट से शुरू हुई है स्पीड, एक मिनट, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी क्योंकि टाइम का जिक्र नहीं है। 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। अब 2 हमें जो है वो एक्सेलरेशन पहले चाहिए ना, ए हमें मालूम करना है और डिस्टेंस जो है वो 16 दिया गया है और फाइनल रफ्तार जो इनिशियल जो है वो 0 है और फाइनल जो है वो 8 है। ओके भाई, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब जो है वो हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 32 और 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 64। 32 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ चला गया, 64 डिवाइड बाई 32, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास है। एक्सेलरेशन आ गया, अब जो है वो एक्सेलरेशन 2 आ गया। अब अगला सोल्व करो ना, अगर आपको पता है एक्सेलरेशन 2 तो एक ही है, यही आंसर है। जबकि आप इसको कंफर्मेशन के लिए मास से, आपको मालूम है ना फोर्स मालूम करने के लिए क्या करना होता है, F इक्वल टू ma, मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंफर्मेशन भी हो गई 2400। अगर टाइम कम हो, पहला पार्ट सॉल्व करो और पहला पार्ट जिस एक ही अगर ऑप्शन में तो वो मार्क करके आगे बढ़ जाओ, टाइम सेव करो अपना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी। फिर इसके बाद हमें कहा जा रहा है इन SI सिस्टम of units the fundamental units of length mass and time are dash 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 respectively। तो लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है और टाइम की सेकंड होती है। तो क्या होना चाहिए, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसका आंसर क्या था, सी था। तो वो जो लोग, देखो अब तक एक भी सवाल ऐसा आया है जो आपको कहा जाए कि ये ए लेवल के सवाल के लेवल पर है, ये है, ये सिंध का आपका सबसे रीसेंट पेपर में आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो लास्ट ईयर हुआ है। तो बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं बच्चों को और कुछ नहीं कर रहे। जितना ज़्यादा डराएंगे उतनी ज़्यादा फीस जो है वो आपसे वसूल की जाएगी, ये बात जहन में रखिएगा। इन न्यूक्लियर फिजिक्स द मास डिफेक्ट इज रेफर्ड टू। न्यूक्लियर फिजिक्स में कहा जा रहा है मास डिफेक्ट क्या होता है। तो मास डिफेक्ट जो चैप्टर 19 में मैंने आपको बताया था कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फ्री स्टेट में होते हैं उस वक्त का मास, और जब इनको कंबाइन करके एक न्यूक्लियस बना दिया जाता है, दोनों के मास के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट। तो जिसने मास डिफेक्ट का चैप्टर 19 वाला हमारा लेक्चर सिंपल देखा हुआ हो, डेफिनेशन भी पता है तो वो आराम से पिक कर जाएगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है सी, डिफरेंस इन मासेस ऑफ फ्री न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड बॉन्डेड न्यूक्लियस। फ्री स्टेट में जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उस वक्त उनका मास, और जब उनको कंबाइन करके न्यूक्लियस बना देते हैं, बॉन्डेड न्यूक्लियस बनाते हैं, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट। इसी तरह कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मास डिफेक्ट की डेफिनेशन पूछी गई है। अगला सवाल, द फॉर्मूला फॉर पेस्टियन सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। पेस्टियन सीरीज की बात हो रही है, तो अब आपको जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का पूरा एक चार्ट हमने करवाया हुआ है। उसमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पेस्टियन सीरीज। लाइमन में जो है वो ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 1 होती है, बामर में 2 होती है, पेस्टियन में 3 होती है। अब तलाश कर लो 3 किसमें, भाई 3 इसमें। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से अगला सवाल हमारे पास जो है, the necessary condition for Boyle's law, the necessary condition for Boyle's law to hold is that the process must be। हमें कहा जा रहा है वो कौन सी कंडीशन है बॉयल्स लॉ के लिए। तो बॉयल्स लॉ में आपको मालूम होगा वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है। शर्त होती है मास और टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो क्या हो गया, डी इज द आंसर, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां जाकर हमने NTS 2019 के 20 क्वेश्चन का एनालिसिस जो है हमने लेक्चर नंबर 1 में आपके सामने रखा हुआ है। फैसला आपका अब आपके सामने है कि जो लोग आपको सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं ए लेवल्स के और जो सवालात दिखा कर, एक तो वो आपका मोरल जो है वो गिरा रहे हैं और दूसरा वो स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूजन में डालकर जो है वो सिर्फ फीस वसूल करने का काम कर रहे हैं और इनकी कोई इंटेंशन नहीं है, कोई स्टूडेंट के फ्यूचर से इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आपको एनालिसिस में बताना था। लेक्चर 2 में हम अगले 20 सवाल जो हैं, क्योंकि फिजिक्स के सवालात की जो तादाद है वो कितनी है, 40। तो लेक्चर 2 में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हैवी हो जाती है, तो लेक्चर 2 में हम आपको जो है वो अगले 20 सवाल का एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। फिर फैसला आपका अपना होगा कि जो लोग आपको तरह तरह के मुश्किल सवालात दिखाकर जो डरा रहे हैं वो सही हैं, या आपका जो NTS का पास पेपर है
क्या वो कुछ और बोलता है। तो आज के इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।